नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी और समीर चौगांवकर जी आ चुके हैं। प्रोफेसर संगीत रागी जी अपने टाइम पर आ जाएंगे। सर बहुत स्वागत आप सभी का। और आज से मकर संक्रांति की शुभ शुरुआत होने जा रही है। वैसे कल है मकर संक्रांति, इस बार ऐसा हो रहा है कि 15 तारीख को होने जा रही है, लेकिन मकर संक्रांति होती है हमारे यहाँ माना जाता है कि अच्छा समय शुरू हो गया है, मौसम भी थोड़ा सा खुलने लगता है। तो इस अच्छे समय में अलग अलग राजनीति, हम क्योंकि पॉलिटिक्स की बात ज़्यादा करते हैं, तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां अब आगे क्या क्या बड़े काम करने वाली हैं, इसके बारे में आज हम शुरुआत में आपको बताएंगे। जैसे प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम और पता दोनों बदलने जा रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम अब सेवा तीर्थ हो गया है और अब पीएमओ की शिफ्टिंग भी हो रही है। अभी तक साउथ ब्लॉक में चला करता था, संसद के सामने नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक है, विजय जी की आदि की जिंदगी वहीं बीत गई, तो वहां से लेकिन अब शिफ्ट हो जाएगा। तो अब वो नया कार्यालय बन गया है, प्रधानमंत्री ऑफिस जो है वहां पर वो शिफ्ट हो जाएंगे। इसके अलावा दूसरा बड़ा परिवर्तन क्या होगा, वो होगा बीजेपी में, जहां नितिन नवीन अभी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, अब ये पूर्ण राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। इसकी पूरी खबर मैं डिटेल में आपको दूंगा। बिहार में नीतीश कुमार की जब सरकार बन गई है उसके बाद अब उनके कैबिनेट का विस्तार होगा। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले कैबिनेट का विस्तार होगा, उसमें नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स हैं। इस बीच आज पोंगल के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर पर पहुंचे, जहां उन्होंने पोंगल का उत्सव मनाया और गौ सेवा भी की वहां पे उन्होंने। उसकी तस्वीरें भी सामने आई, स्क्रीन पर हैं आपके। प्रधानमंत्री ने काशी से रामेश्वरम तक के सांस्कृतिक जुड़ाव का जिक्र किया, कहा पोंगल प्रकृति, परिश्रम, समाज के संतुलन का पर्व है और अब ये एक वैश्विक उत्सव बन चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये तो शुरुआत में आपको तस्वीर दिखानी थी हमको, वो हमने आपको दिखाई। अब आइए बात करते हैं बड़ी खबरों की। बीजेपी मुख्यालय में नए अध्यक्ष नितिन नवीन के हाई प्रोफाइल ताजपोशी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 19 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नितिन नवीन फॉर्म भरेंगे, 20 जनवरी को वो कार्यभार संभाल लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सभी लोग वहां पर मौजूद होंगे। इसके अलावा बीजेपी के जितने रूल स्टेट्स हैं सब मुख्यमंत्रियों को इसके लिए आमंत्रित किया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा फंक्शन जो है 20 जनवरी को होगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का समापन इसके साथ ही हो जाएगा। फिर राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई जाएगी, क्योंकि अध्यक्ष के पद पर जो फाइनल मोहर लगती है वो राष्ट्रीय परिषद लगाती है, तो वो राष्ट्रीय परिषद भी इसके बाद जल्द ही बुलाई जाएगी। तो ये दूसरी बड़ी खबर है। अब वैसे तो नितिन नवीन जी कार्यकारी अध्यक्ष बन गए तो अध्यक्ष वही होंगे। जब जेपी नड्डा जी अध्यक्ष बने थे उसके बाद उनको 8-9 महीने का लंबा समय लग गया था अपनी टीम बनाने में, लेकिन कहा जा रहा है कि नितिन नवीन के साथ ऐसा नहीं होगा। नितिन नवीन जी की टीम जो है वो लगभग तैयार है, बस अभी कागज पर है, बस उनकी नियुक्तियां होनी है। अब तो क्या बड़ा होगा 20 तारीख के बाद से, इसको समझ लें। नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष हो जाएं, कोई बड़ा भारी परिवर्तन नहीं होगा। तो फिर इस खबर में क्या बड़ी बात है जो 20 तारीख को होगा, हर्षवर्धन जी? नहीं, देखिए, जिस पीढ़ीगत परिवर्तन के शब्द को हम लोग 2024 मई के लोकसभा चुनाव के पहले से कहते आ रहे थे, तो अब वो होता दिख रहा है। और मैं हमेशा कहता हूं, अभी भी कह रहा हूं कि नितिन नवीन ने अभी तक क्या किया उस पर बात अब करने का कोई मतलब नहीं है। क्यों वो चुने गए इस पर भी बात करने का मतलब नहीं है। बिल्कुल। क्या वो उस जिसको कहते हैं ना कि जिस बड़ी जिम्मेदारी पर हैं उसको वो निभा पाएंगे क्या? तो 20 तारीख से उनका ये काम शुरू होने वाला है। पहला सबसे बड़ा टेस्ट क्या होता है? पहला सबसे बड़ा टेस्ट होता है कि अध्यक्ष की अपनी टीम कैसी होगी, जिसको लेकर बार बार ये चर्चा हो रही कि वो 45 से 55 वाला ब्रैकेट, वो जो देश भर से 20 नए लोगों को चुनने की एक कोशिश, वो जो एक कोशिश ये कि पूरी तरह से ऐसा जनरेशन शिफ्ट हो जिसमें अध्यक्ष की पद की गरिमा वो बनी रहे। तो वो 20 तारीख को, और राष्ट्रीय परिषद तो इसलिए भी उस वक्त महत्वपूर्ण थी कि उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री भी आते हैं तो उनको उसमें शामिल होना होता है। और राष्ट्रीय परिषद एक तरह से कहें कि प्रतीकात्मक तौर पर वो बड़े निर्णय लेती है, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो निर्णय लेने के लिए जो कोर कमेटी और संसदीय समिति, वो सब ज्यादा, संसदीय दल वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ओवरऑल कहें कि नई बीजेपी किस दशा दिशा में जाएगी वो आपको इस मकर संक्रांति नाम कई चल रहे हैं। वैसे जब तक ना आ जाए लिस्ट को मतलब नहीं होता। हो सकता है समीर जी के पास और सर के पास ज्यादा खबरें हों। जैसे कुछ नाम चल रहे हैं कि अन्नामलाई टीम में हो सकते हैं, नए महासचिव बन सकते हैं, अनुराग ठाकुर को जगह मिल सकती है, विप्लव देव हो सकते हैं। ये सब नए, मतलब यंग लीडरशिप है ये। इसके अलावा जो पुराने चेहरे हैं, सुनील बंसल, विनोद तावड़े, तरुण चुग, ये सब बने रह सकते हैं। मतलब यहाँ वो सोनिया कांग्रेस राहुल कांग्रेस वाला कंफ्यूजन नहीं है ना कि राहुल जी को पुराना चाहिए ही नहीं था। नहीं, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। यहां बहुत स्पष्ट है कि क्या उनकी उपयोगिता उस लिहाज से बची हुई है जो नितिन नवीन के टीम में शामिल होंगे। सुनील बंसल और विनोद तावड़े ये सबसे ताकतवर और सबसे इफेक्टिव
महासचिवों में है। तो मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई फेरबदल होने वाला है। हाँ, बाकी जो लोग हैं उनमें से कुछ लोग क्या वाइस प्रेसिडेंट की तरफ भेज दिए जाएंगे, जो महामंत्री हैं उनमें से कुछ को उपाध्यक्ष की तरफ भेजा जाए, क्योंकि महामंत्री वर्किंग हैंड होता है, तो कई लोगों का रिव्यू करके उनको ऊपर भेजा जाना है। सचिव और महासचिव में कुछ पुराने चेहरे जो पहले टीम का हिस्सा रह चुके हैं सचिव के तौर पर, वो आ सकते हैं। जो राज्यों के प्रभारी हैं अलग अलग जगह पर, उनको मेन टीम में लिया जा सकता है। मीडिया की पूरी टीम बदलने जा रही है, मीडिया इंचार्ज एकदम नया आने जा रहा है, प्रवक्ताओं में रिशफल होगा, कई नए लोगों को लाया जाएगा। तो ओवरऑल आप कहें कि जब ये नई वाली टीम बन जाएगी ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, भाजपा नई वाली दिख रही है। मीडिया टीम भी बदलेगी क्या, समीर जी क्या खबर है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि मीडिया टीम भी बदलेगी। जो अगर राष्ट्रीय महासचिव की बात करें तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के 6 राष्ट्रीय महासचिव हैं और कई महासचिव ऐसे हैं जिनकी उम्र भी बहुत हो चुकी है। तो मुझे लगता है राधा मोहनदास अग्रवाल जो हैं उनका जाना लगभग तय है। तरुण चुग भी जाएंगे। इससे मुझे लगता है कि सुनील बंसल एक अकेले बने रहेंगे और विनोद तावड़े के बने रहने की संभावना है। कहा यह भी जा रहा है कि विनोद तावड़े को महाराष्ट्र वापिस भेजा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि विनोद तावड़े और सुनील बंसल 2 महासचिव बने रहेंगे, बाकी 4 महासचिव बदल दी जाएंगे। क्योंकि जब इतने युवा अध्यक्ष है 45 साल के, तो मुझे लगा कि युवा एनर्जेटिक महासचिव बनेंगे और कोई महिला महासचिव भी इस बार बन सकती है, क्योंकि अभी कोई महिला ऐसे महासचिव राष्ट्रीय है नहीं। तो मुझे लगता है किसी महिला को भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया सकता है। अनुराग ठाकुर नई टीम में आ सकते हैं, लेकिन अनुराग ठाकुर का इतना कद बड़ा हो गया है, लंबे समय से 5 बार के वो सांसद है, केंद्र में मंत्री रहे, तो अब क्या उन्हें महासचिव बनाया जाएगा? अनुराग ठाकुर दुखी हो जाएंगे आपकी बात सुनकर। अब मुझे लग रहा है कि नहीं, वो मतलब बताओ अपने लिए। अरे भाई, वो चाहते हैं किसी तरह मंत्रिमंडल में हिस्सा बने, बड़ी मुश्किल से वो आउट हैं, सारी कोशिश उसी के लिए कर रहे हैं। अब भला कौन जाना चाहता है संगठन में? फिर मैंने आपसे पहले कहा ये कोई मेरे पास खबर देना तो इनका काम है, मैं तो जो पढ़ता हूं मैंने इसमें से एक नाम बनाया जो अखबारों में छप रहा है। तो मीडिया में भी पूरा आमूलचूल परिवर्तन इस बार होने वाला है, क्योंकि लंबे समय से मीडिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अनिल बदूरी लंबे समय से मीडिया के प्रभारी है और संजय मयूंग जो बिहार से आते वैसा प्रभारी, और कई प्रवक्ताओं को बेसिकली क्या है, तमाम दूसरे पार्टी के जो लोग बीजेपी में आए उनको प्रवक्ता बना दिया गया है। तो 35 से 40 बीजेपी प्रवक्ता है। अभी तक बीजेपी के नहीं हो पाए। नहीं, बीजेपी क्या मतलब दोनों तरफ से है वो, तो मुझे लग रहा है कि अभी उसमें भी होगा, तो काफी चेंजेस होगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बदलेंगे, राष्ट्रीय सचिव बदलेंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड बदला जाएगा इस बार। मुझे लग रहा है तो साउथ ब्लॉक को मिस करेंगे बहुत। अब पीएम कार्यालय नई जगह जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है। जहाँ पीएमओ हो जाए वही साउथ ब्लॉक हो गया एक तरह से। वैसे साउथ ब्लॉक बहुत आजादी के बाद पहली बार ये बदलाव हो रहा है। आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री कार्यालय शिफ्ट हो रहा है। कहा ही जाता है जहाँ देवता निवास करें वही मंदिर। तो वो प्रधानमंत्री कार्यालय और उसका एक नया रूप भी है, सेवा और तीर्थ करके। प्रधानमंत्री के अलावा यदि पीएमओ में के लोग भी ऐसा ही सोचे तो अच्छी बात। तीर्थ है और सेवा के लिए। हाँ, तीर्थ है और सेवा के लिए है, तो उस तरह से सोचा जाए अच्छी बात है। बदलाव हो रहे हैं। और मुझे जो जानकारी मिली प्रधानमंत्री जी का ये 2014 में आने के बाद ये था कि जब वो एक बार वहाँ पर जा रहे थे साउथ ब्लॉक के ऑफिस में अपने, तो वो वहाँ पर पुराना ऑफिस है, वो मतलब बना हुआ अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ है। तो उसमें तार, इलेक्ट्रिक सप्लाई, ये वो, और वो शायद एक बार जा रहे थे प्रधानमंत्री तो वो लिफ्ट भी रुक गई थी बीच में। हालांकि वो फर्स्ट फ्लोर ही है, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर है पीएमओ। लिफ्ट ने भी बड़ी हिम्मत की। तो तब से ही ये तय हो रहा था कि ये पूरा का पूरा सारे घर के बदल दिए जाए, तभी ये साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और ये सब बदलने की बात हुई। वो बदला जा रहा है, उसमें नए नाम भी दिए हैं, कर्तव्य पद। और अभी तक वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, सब लोगों ने बदल लिया। सबका ऑफिस शिफ्ट हो गया। सबके ऑफिस शिफ्ट हो गए, केवल प्रधानमंत्री जी का ऑफिस शिफ्ट होना है, तो वो बड़ा काम होना है। और अच्छा, नई तरीके से काम होगा। एक नया काम और हो रहा है, क्या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक नया काम और हो रहा है कि इस बार जो बजट की कॉपी है वो पूरी तरह से डिजिटल है, केवल 200 कॉपी छापी जा रही है। तो हम कैसे पढ़ेंगे सर? नहीं, आप डिजिटल उस पर पढ़िए, नेट पर पढ़िए सब। 200 कॉपी छापी जा रही है। 4000 कॉपी नॉर्मली पहले 4 से 5000 कॉपी छापी जाती थी। और जो प्रेस थी वो नॉर्थ ब्लॉक के। चलिए, नए जमाने में जाते हुए सब अच्छी चीजें हैं। लेकिन विजय जी लाइन बताएंगे कि जो मान्यता प्राप्त पत्रकार होते थे तो वो इकोनॉमिक सर्वे और बजट वाली कॉपी को नहीं, वो सारे मीडिया हाउसेस के लिए होती थी, सारे सांसदों के लिए मंत्रालय में भेजी जाती थी। लेकिन नितिन नवीन साहब के लिए मैं 2 लाइन बोलूं कि भाई इस टीम में आप नई टीम मिल जाएगी अब उनको बहुत जल्दी, ये तय है। लेकिन नितिन नवीन की टीम नहीं है ना, वो पार्टी की टीम है। पार्टी क्या लोग उनके साथ जोड़ रही है, इसमें नितिन नवीन की कोई भूमिका है ऐसा मुझे नहीं लगता। नौजवान आएंगे ये ठीक है। अनुराग ठाकुर जी के लिए उन्होंने बोला ही कि एक दुख की तकलीफ में क्यों परेशान कर रहे हैं उनको, लेकिन वो तो वैसे भी परेशान होंगे क्योंकि अनुराग ठाकुर जब भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब बिहार के अध्यक्ष थे नितिन नवीन साहब। तो ये भी एक
नहीं, ये दर्द तो बहुत लोगों का है, अलग बात है। और वो मीडिया टीम भी बदल रही है, आईटी सेल के हेड भी बदल रहे हैं। ठीक है। और अब क्या सर जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बदलेंगे नहीं बदलेंगे, ये बीएल संतोष जी, बीएल संतोष जी। हाँ, तो सबसे समय बड़ा तय करेगा, ये पार्टी वो देखते हैं का सर। सर जरा कांग्रेस की खबर भी ले, प्रोफेसर साहब आ गए सर, बहुत स्वागत आपका। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ सर एक राहुल गांधी का, मजा आएगा आपको देख करके, फिर आप वहीं से शुरू कीजिएगा अपनी बात। ठीक, राहुल गांधी जी कल, अब सबको मालूम है, तमिलनाडु में थे, एक कार्यक्रम में वो गए हुए थे, और वहां जो वो पहुंचे तो जो हुआ और जहां से पॉलिटिकल खबर बनी वो तो बात की बात। पहले ये वीडियो आप जरा देखिए। वहां इनको मैसूर के एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों पहुंचे हुए थे, सिद्धरामैया जी और डीके शिवकुमार जी। वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें कंट्रोवर्सी जो है वो बाद में बताऊंगा, पहले पॉलिटिकल खबर। एक वीडियो तो ये आया, और एक वीडियो ऐसा आया जिसमें केवल डीके शिवकुमार और राहुल गांधी बात कर रहे हैं। वो वीडियो भी अगर है तो दिखा दीजिए। ये देखिए, सेटिंग सेम है ना। तो एक दोनों से भी बात हुई एयरपोर्ट पर, और एक अकेले डीके शिवकुमार से बात हुई। तो भाई, जब दोनों मिले होंगे, दोनों ने बात की होगी, तो दोनों तो नहीं कह सकते अपने मन की बात एक साथ, तो लेकिन अकेले तो डीके शिवकुमार कह सकते हैं। तो ये चर्चा कल से चल रही है, और बीजेपी वाले इसको खासकर उछाल रहे हैं कि राहुल गांधी से क्या बात की होगी, क्योंकि दिल्ली में अपॉइंटमेंट मिलना बड़ा मुश्किल होता है राहुल गांधी का। तो एयरपोर्ट पे पकड़ लिया उनको, अब एयरपोर्ट पर क्या बात हुई होगी, खासकर डीके शिवकुमार ने अकेले में क्या कहा होगा, साहब मेरी बारी, मुझसे कहा गया था, वादा था मुझसे, लेकिन पूरा नहीं हुआ मुझे चीफ मिनिस्टर बनाने का, क्या ऐसा कुछ कहा गया होगा। एनीवे, ये कोई नहीं जानता। लेकिन डीके सिद्धरामैया से सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके बाद पूछ लिया गया कि आप एयरपोर्ट पर मिले राहुल गांधी से, क्या बात हुई, और क्या इसके बारे में भी कोई बात हुई कि लीडरशिप में बदलाव होगा। उन्होंने कहा वहां हमने ऐसी कोई बात नहीं की भी होती तो बताते नहीं। उन्होंने कहा मैं अभी मैं रिसीव करने गया था, जब वो लौटेंगे तो मैं उनको वहां पर सी ऑफ करने भी जाऊंगा, फिर दोबारा हम लोग बात करेंगे। इतनी बात हुई। ये तो थी खबर। कंट्रोवर्सी बताता हूं आपको। कंट्रोवर्सी ये थी कि जर्मनी के जो चांसलर आए हुए हैं, जर्मनी के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो आप उनको कह लें, वो आए हुए थे, और वो कल ही बैंगलोर गए। और इसी टाइम, जिस टाइम चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर राहुल गांधी को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर थे मैसूर में, वो बैंगलोर में लैंड कर रहे थे। और उनको एक प्रोटोकॉल भी कह लीजिए, नहीं तो एक वो ट्रेडिशन है कि साहब देश कोई राष्ट्राध्यक्ष आ रहा है, किसी स्टेट कैपिटल में जा रहा है, तो उसको रिसीव करने के लिए चीफ मिनिस्टर जाता है, सीनियर आदमी जाता है। लेकिन दोनों बड़े जिम्मेदार आदमियों ने राहुल गांधी को मैसूर एयरपोर्ट पर, जो ट्रांजिट था, ऐसा भी नहीं कि वो वहीं किसी कार्यक्रम में वो आ रहे थे, केवल वहां पर रिसीव करने के लिए चंद मिनटों के लिए मौका मिल जाए कुछ कहने का, उनको वहां जाना ज्यादा मुफीद लगा, बजाय कि वो जर्मन चांसलर को रिसीव करने के लिए बैंगलोर में होते। ये कंट्रोवर्सी है, और जो लीडर ऑपोजिशन है कर्नाटक में बीजेपी के, उन्होंने इस बात को उठाया। उन्होंने कहा कि इसका मतलब इन लोगों का इंटरेस्ट जो है वो स्टेट इंटरेस्ट से या राज्य के हित से मेल नहीं खाता। इनकी अपनी पॉलिटिकल कंपल्शन ज्यादा जरूरी है, पॉलिटिक्स ज्यादा जरूरी है इनकी। एक जर्मनी जो है दुनिया की 5वीं या 6वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, पांचवी तो बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसका राष्ट्राध्यक्ष आ रहा है, उसको रिसीव करने के लिए वो नहीं गए। त्रिपाठी जी, देखिए, मुझे तो लगा कि इसके जो डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया की पहले बात कर लेनी चाहिए। क्या तमिलनाडु में एकदम से ही तय कर लिया है कि गठबंधन तोड़ देंगे? क्योंकि कोई वहां पे जननायक बनने की कोशिश करे तो द्रविड़ियन पार्टी कहां बर्दाश्त करेगी किसी, अब तो मतलब कुछ भी कहें, उनकी नज़र में तो आर्यन ही कहे जाएंगे ना, तो वो तो नहीं बर्दाश्त करेंगे। अब अगर यहां की बात करें तो मुझे लगता है कि ये कोई बहुत मतलब चौंकाने वाला नहीं, ये कांग्रेस का यही व्यवहार है। कांग्रेस की लीडरशिप का आप अगर देखें तो यही व्यवहार रहता है। राहुल गांधी के साथ, राहुल गांधी को लेकर अब उनको रिसीव करने जाने की बात हो, या आप कहें कि आप, अरे एक चला जाता, एक तो वहां रहता। अब कौन मैं जाता यही तो कह रहा हूं, आप समझ ही नहीं रहे हैं। पहले ये बताइए कौन जाता? आप बार बार वो चाह रहे हैं किसी एक का पक्ष कर। मैं कह रहा हूं कांग्रेस को समझिए, मुझे ये चौंका नहीं रहा है, यही नॉर्मल प्रैक्टिस है। मैं कह रहा हूं अगर कोई भी आया होता और उनको ये समझ में आ रहा है कि राहुल जी आ रहे हैं, तो भाई अपनी बात तो कर ले। और जो डीके शिवकुमार ने कहा कि अगर बात हुई भी होती तो बताते नहीं, बस यही इतना सच है। बाकी सब तो राजनीतिक जो एक तरह से कहे कि
कलई चढ़ाई जाती है या उसके ऊपर कवर फायर दिया जाता है, वही है। लेकिन सचमुच ये दुर्भाग्यपूर्ण है, चाहे आप प्रोटोकॉल के लिहाज से कहें और चाहे राज्य के लिहाज से कहें, कि उस समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस लीडरशिप कुछ डिसीजन करना भी चाहती है या नहीं करना चाहती है। जी, आप अब ये प्रोटोकॉल का बहुत बड़ा मामला बनता है। यदि कोई बड़ा राष्ट्राध्यक्ष आ रहा है तो कायदे से यदि डिस्ट्रिक्ट में जाता है तो डिस्ट्रिक्ट का जो हेड है, डीएम है, ये उसका दायित्व तो बनता है कि उस प्रोटोकॉल में वहाँ पर वो खड़ा रहे। वैसे ही यदि कोई राज्य में यदि जाता है तो ये मुख्यमंत्री का ये दायित्व तो बनता है। मैं प्रोटोकॉल यदि मुझे जानकारी नहीं भी है तो कम से कम ये दायित्व तो बनता है कि कम से कम मुख्यमंत्री वहाँ पर अगवानी करने के लिए रहे। एक जरा दूसरा पर्सपेक्टिव देख लीजिए, यदि कल जाकर के बैंगलोर में कोई प्रधानमंत्री कोई इस प्रकार का कोई अरेंजमेंट करते जहाँ पर दोनों के बीच में बातचीत चलती और उसमें मुख्यमंत्री को नहीं बुलाते, तब यही बात जाकर के बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई होती कि देखिए वहाँ पर किसी कार्यक्रम की आधारशिला रखी जा रही है और मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया जा रहा है। क्यों बुलाया जाए? यदि नहीं बुलाया जाए तो क्या फर्क पड़ता है? आपसे तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी बुलाया जाता है। वहाँ के विधायक, वहाँ के सांसद, वो जो भी उसका प्रतिनिधित्व करते हैं उनको बुलाया जाता है। और इसीलिए कहते हैं, ये तो कांग्रेस पार्टी ही बार बार कह रही है कि बाहर के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, हमको मिलने नहीं राहुल गांधी से नहीं मिलवाया नहीं जाता है। राहुल गांधी से नहीं मिलवाया जाता है, लेकिन उनके बाकी जो मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, वो तो मिल सकते थे। और इससे एक अलग संदेश भी जाता है। इससे क्या संदेश दिया जाता है? उनकी तौहीन की जा रही है। ऐसा तो नहीं है कि भारत के अंदर जो जर्मन दूतावास है इन चीजों को निगरानी नहीं कर रहा होगा। ऐसा तो नहीं है कि जब भारत में अंदर जो जर्मन दूतावास है वो इस चीज को देख नहीं रहा होगा। यदि मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री यहां से चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं और वहां पर यदि किसी प्रांत में जाते हैं और वहां का गवर्नर नहीं रिसीव करने के लिए आता है, तो क्या किस प्रकार की बातें निकलेंगी, किस प्रकार की बातें बनेंगी? ये तो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। किसको कौन रिसीव करने आया, कैसा ट्रीटमेंट मिला, कई बार कैसे प्रधानमंत्री क्यों सारे प्रोटोकॉल तोड़ करके चले जाते हैं, गाड़ी के अंदर एक साथ सेल्फी क्यों लेते हैं, इससे एक मैसेजिंग होती है। अब सर मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने इन सारी चीजों को जिसे कहते हैं ना, कल एक और मैसेजिंग हुई सर, लेकिन वो मैसेजिंग जो है अब वो कैसी रही आप बताइए। थोड़ी सी बात हो पाई थी कल, वो एक फिल्म का डायलॉग है, वो मैं पूरा नहीं बोलना चाहता, ये तो होना ही था, वही हो गया। जो कांग्रेस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में आकर के बीजेपी और आरएसएस से मिला और हेडक्वार्टर में जाके मिला, बीजेपी हेडक्वार्टर में और संघ हेडक्वार्टर में जाकर के मिला। इस पर कांग्रेस पार्टी ने वही किया जो करना बनता था उनका, और उन्होंने सवाल पूछे कि अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने बताया कि अब सारे हथियार जो दिए हुए थे वो चीन के दिए हुए थे, सारी सैटेलाइट इमेज चीन दे रहा था, पूरी मदद कर रहा था चीन उनकी। गलवान में जो हुआ वो सबके सामने है। इसके अलावा आपके लद्दाख में जिस तरीके से वो तो कह रहे हैं हमारी जमीन हड़पी हुई है, अरुणाचल में जो वो कर रहा है, ये सबके सामने है। इसके बाद भी आपने उनको ऐसा रेड कारपेट वेलकम क्यों दिया, लाल आंख क्यों नहीं दिखाई किसी ने? और बीजेपी आरएसएस दोनों उनको एंटरटेन कर रहे हैं हेडक्वार्टर में जाकर के। तो ये बातें हुई हैं, इस पर बयान है हमारे पास पवन खेड़ा जी का जो है कांग्रेस पार्टी की, सुना देते हैं आपको। दिक्कत इससे भी नहीं है कि 9, 10, 11, 12 बार प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से मिलते हैं, झूला झूलते हैं, उन्हें बांध करके यूं सर झुका के खड़े रहते हैं, उससे भी दिक्कत नहीं है। चलिए ये भी मान लेते हैं, अपना अपना चरित्र होता है, अपनी अपनी रीढ़ की हड्डी होती है, उनकी इच्छा, उससे भी दिक्कत नहीं है। रीढ़ की हड्डी नहीं है, उससे भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत है इस सब का नतीजा भारत के लिए क्या होता है। दिक्कत आपकी नीयत में है, हमें दिक्कत आपकी नीयत से है, हमें दिक्कत आपकी इन तमाम बैठकों से जो बंद दरवाजों में होती हैं उसके बाद जो खामियाजा। अब आगे क्योंकि लंबी बात है, सार आप समझिए गए, उन्होंने जो सवाल पूछे वही उन्होंने पूछे। अब बात तो सही है भाई, कल भी हमने थोड़ी सी बात इस पे की थी। कांग्रेस पार्टी को इस बात का डर है क्या कि जो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो कांग्रेस के संबंध हो उसके बारे में जानकारी? सर अब वो बात आप वो ठीक है, वो भी आप कह लीजिएगा, लेकिन सही बात है, ये मीटिंग अगर कांग्रेस ने की होती तो क्या कौन सा आसमान टूटा होता? दोनों बैठकों का अंतर भी आपने कल बताया था, वो भी ठीक है, लेकिन कांग्रेस के सवाल जायज है क्या? कि कांग्रेस के राजनीतिक तौर पे सवाल जायज है, क्योंकि आप कांग्रेस को बार बार इसी पर पिछले 2 साल से 3 साल से घेर ही रहे हैं कि चाइना से मुलाकात, चाइना सीपीसी से मुलाकात राहुल गांधी की और जो भी बातें हुई, तो एक पॉलिटिकल
सवाल तो उनका बनता ही है कि भाई आप ऐसा कर रहे हैं। और अभी तो आपने उपेंद्र द्विवेदी साहब को नहीं सुना शायद, कल जो बोले ना, हाँ, क्या बोले थे वो? बोले कि चीन ने एक सीमा, एक जगह पर, हिस्से पर कब्जा कर लिया हमारे। ये हमारे आर्मी चीफ बोल रहे हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड पर। और उस समय भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल सीपीसी से मिल रहा है। तो सवाल होना चाहिए कि नहीं होना शख्सगाम घाटी है, चाहिए? और शख्सगाम दत्तात्रेय शासकाम घाटी की बात कर रहे हैं, मतलब कोई नई बात नहीं कह रहे, नई बात नहीं, शासकाम घाटी की लेकिन बात अरे कर रहे हैं। बोल रहे हैं हाँ, तो नहीं, उससे एक वैलिड वो बात कह रहा हूँ, कोई कब्जा कल किया और नहीं किया। शासकाम घाटी पे अभी दोबारा क्लेम किया चाइना ने, हाँ, ये नहीं वो हमारा, हमारी जमीन है। और हमारे आर्मी चीफ बोल रहे हैं, इसका मतलब हमारी रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ। उसमें अगर कोई रूलिंग पार्टी ऐसा मिलती है तो सवाल तो खड़े होते हैं। सवाल मैं तो पहले भी कहता था कि राहुल गांधी मिले, कांग्रेस मिले, बीजेपी मिले, कोई फर्क नहीं है। सब देशों में ऐसा पॉलिटिकल मुलाकात होती रहती है, ये सब चलते रहते हैं, एम्बेसी से मिलते हैं। और अभी तो नड्डा साहब ने 85 एम्बेसडर और हाई कमिश्नर से मुलाकात की थी। आरएसएस चीफ लगातार जो फिर आप मुझे पॉलिटिक्स से इतर बताइए, इस मीटिंग में कोई प्रॉब्लमेटिक चीज थी क्या? नहीं, प्रॉब्लमेटिक कोई नहीं थी, लेकिन ये दोहरापन है, इस पर है। वो करें तो दिक्कत, और आप करें तो ये रासलीला वाला सवाल है। लेकिन एक चीज और मैं जोड़ दूं, कर्नाटक पर आपने चर्चा की, मैं अभी होम एमईए का वो देख रहा था नोट, तो उसमें केंद्र सरकार ने या एमईए ने चीफ मिनिस्टर को नहीं कहा कि आप वहां प्रोटोकॉल के तौर पर रहें। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैजंट आस्क्ड टू कर्नाटक, कहा जाएगा तो ही जाना प्रोटोकॉल के तौर पे तो जाएंगे, कैसे जाएंगे? अच्छा, चलें, उसमें नहीं कहा गया। और गवर्नमेंट ने जिस मिनिस्टर के लिए उन्होंने कहा कि एक मिनिस्टर को रहना चाहिए, वो मिनिस्टर जो लार्ज एंड मीडियम इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं, वो प्रोटोकॉल में वहां रहे। एक बार फिर मैं, ठीक है, वो चर्चा में आपने उस रिकॉर्ड स्ट्रेट कर दिया। ये जो बात हम लोग कर रहे थे कि चीनी प्रतिनिधिमंडल जो मिला है, मैं बीजेपी की प्रतिक्रियाएं ढूंढ रहा था, तो इतनी ही प्रतिक्रिया मुझे मिल पाई कि वो हमारी कार्यशैली समझने के लिए आए थे। हमने कोई देशों के रिश्तों की बात नहीं की है, वो पार्टी टू पार्टी डायलॉग था, हम कैसे काम करते हैं ये वो समझना चाहते थे। और ये उनकी पहल पे हुआ है, हमने उनको नहीं बुलाया। ये बीजेपी का पक्ष है इसमें। लेकिन क्या इससे कांग्रेस के सवालों के जवाब मिल जाते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस बैठक को अवॉइड कर सकती तो वो ज़्यादा बेहतर रहता। अभी ऐसा कुछ भी नहीं था कि चीनी प्रतिनिधि से आपको बैठक करना जरूरी हो। और जब सीमा पर तनाव हो, चीन के साथ आपके संबंध जिस स्तर पर अभी गए हुए हैं, उसमें मिलाकर डेलीगेशन से बीजेपी मुख्यालय में मिलना, फिर उनका संघ कार्यालय जाना और संघ में जाता तो हजबुल्ली से मुलाकात करना, विवाद तो होगा, प्रश्न तो उठेंगे इस लेके, क्योंकि चीन को लेकर जिस तरह से हमारे ऐसे का बयान आया था, जिस तरह से विदेश मंत्री का बयान आया था, जिस तरीके से चीन का भी शक्सकाम घाटी को लेकर आया है कि वो हमारी है और हम कह रहे हैं कि नहीं वो हमारी जगह है, चीन ने उस पर कब्जा करके रखा है। तो और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में चीन की भूमिका पाकिस्तान के साथ रही है, तो मुझे लग रहा है उसका कोई देखते हुए अभी ऐसी कोई औचित्य नहीं था कि आप चीन के साथ बैठे और चीन को यह समझाओ कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी हो चुकी है। ये संवाद अभी तो भाई दो देशों के बीच संवाद होना जरूरी है, दो पार्टियों के बीच संवाद करने की अभी कोई जरूरत नहीं थी। और लेकिन ये रहा है। देखिए, चीन संघ से मिलने क्यों गए? वो जानते हैं ना कि शक्ति का स्रोत का है, ताकत कहां से आती है। जब अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी मुंबई जाते थे तो बाला साहब ठाकरे से मिलने मातोश्री जाते थे, मुख्यमंत्री से मिलने नहीं जाते थे। वो जानते थे कि ताकत का वो सब बातें ठीक है, बात वो इसलिए गए वहां पर मिलने। इन्होंने कल एक शब्द इस्तेमाल किया था, ऑप्टिक्स के लिहाज से ठीक नहीं। अब अखिलेश यादव का आपको उस पर पोस्ट पता है, तो यही तस्वीर पोस्ट करके अखिलेश यादव लिख रहे हैं, जब मुलाकात हो ही रही है तो इन्हीं से देश का क्षेत्रफल पूछ लीजिए, कितनी जमीन आपका कितना हिस्सा बनता है, आप कितना है, हमारा कितना है। देखिए, मुझे लगता है कि मतलब उस पर सब बात कर चुके हैं। मैं लगातार ये कह रहा हूं कि बैड ऑप्टिक्स है, बैड पॉलिटिक्स है। लेकिन कल जो मुझे भी जानकारी मिली, और कल अब तो ये बाकायदा न्यूज़ में आ गया है, खबरों में आ गया है, उस मीटिंग में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर ये बॉर्डर इश्यूज इस तरह से बने रहे तो ये संभव नहीं है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल आदमी है जो सू हायान नाम है उनका, संभवतः वाइस मिनिस्टर है, वाइस मिनिस्टर है उनका, जो लाइजेंड डिपार्टमेंट इंटरनेशनल उसके। अब सवाल यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ये इसको कह रही है तो क्या पार्टी के बीच में, जो पार्टियों के बीच में बातचीत है, इसको उस तरह से देखा जा सकता है जैसा जो 2008 का कोट अनकोट एमओयू कहा जाता है? मैं ये कह रहा हूं कि दोनों को यूं देखें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो उसकी ऑफिशियल लाइन है, क्या उसने गलवान के बाद जितने एक्शंस लिए उसमें से कोई भी चीन के साथ जाते हुए दिखते हैं? नहीं जाते हुए दिखते हैं। क्या चीन को उसने कहीं पर भी स्पेस दिया है? नहीं दिया है। अब सवाल यह है कि उसके आगे क्या? तो क्या दुनिया में यह संभव है कि कोई एक देश दूसरे देश को बिल्कुल छोड़ दे, और वो भी वो
जो एक आंकड़ा आया है जिसको मैं सबको बताना जरूरी समझता हूं, 1.2 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस है चाइना का, यानी दुनिया भर में जितना कारोबार किया 1.25 लाख करोड़ डॉलर का उसका कारोबारी सरप्लस है, और भारत कुल 4.5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था है, और 80 में भारत और चीन एक बराबर थे। कांग्रेस की सरकारों ने क्या किया, दूसरी सरकारों ने क्या किया, यह सोचना चाहिए। और पिछले एक दशक में चाइना के मुकाबले हम खड़े हो रहे हैं, यह भी जानना जरूरी है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे भारत सर, के ब्रेक चीन का के समय हो गया है। लेकिन सब चाइना भारत के साथ के चीन साथ का रुख हमारा नहीं बदला एक्सपोर्ट बढ़ा और है। खराब है, तो जरूरत क्या है मिलने की? नहीं, दोस्ती चाइना का नहीं रुख है। बदला है, चाइना का चाइना रुख का बदला। रुख तो कोई नहीं बदला। एक मिनट रुक, ठीक है, समय नहीं है मेरे पास, आप एक क्विक कमेंट कर बस लीजिए, एक ब्रेक क्विक के कमेंट इतना ही करना था कि विगत 3 महीनों के अंदर चाइना के साथ हमारा ट्रेड में जो है एक्सपोर्ट बढ़ा है, ये मैं बस जानकारी इसीलिए मिल रहे थे? नहीं, मैं इसलिए नहीं जानकारी, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं इस बात से हालांकि अरुण सिंह जी व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रहे हैं बहुत समय तक। नहीं, मैं इस बात से सहमत हूँ। कई बार हम वो होता है ना, हम कई बार उसे मैं बोलना मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन क्या करें, कई बार हमको लगता है ना कि जब तक हम बड़े लोग ये विदेशियों से मिल नहीं लेंगे ना, तब तक हम अपने आप को बड़ा नहीं बना। वही सिंड्रोम आ गया।